हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब के हमारे इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। यानी आपकी एनसीईआरटी बुक का अध्याय 3 है सरल रेखा में गति। यानी हम आज रेक्टिलिनियर मोशन के बारे में बात करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आज हम कुछ बेसिक बातें करेंगे। उन बेसिक बातों को जो कि एग्ज़ाम में तो नहीं पूछा जाता है, लेकिन उन बेसिक बातों को बिना जाने हम आगे की चीज़ों को नहीं समझ सकते हैं। तो इसीलिए हम आज कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में, यानी कुछ जो है जो आगे की चीज़ पढ़ना है उसको अच्छी तरह से जानना है। तो हमको जो है कुछ बेसिक चीज़ों की जानकारी होना ज़रूरी है कि सरल रेखा में गति जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो भौतिकी की किस शाखा में आता है, उसको कितने भागों में बांटा गया है और ये किसके अंतर्गत आता है और इसके अंतर्गत हमें क्या क्या चीज़ पढ़नी है, ठीक है ना। और गति किसे कहते हैं? गति सापेक्षिक पद है कि एक निरपेक्ष पद है, एब्सोल्यूट पद है, यानी क्या है ये, इसके बारे में पढ़ना है। फिर गति को प्रदर्शित करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो आज हम इन्हीं चीज़ों के बारे में स्टडी करेंगे। और विमाओं के आधार पे गति कितने प्रकार की होती है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आज जो होंगी इस चैप्टर में वो बेसिक रूप से होंगी। इसके बाद हम लोग जो है इसका जो है स्टडी करेंगे दूसरे वीडियो लेक्चर में। तो शुरुआत करेंगे हम लोग दूरी और विस्थापन से। तो आज का जो वीडियो लेक्चर है बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि हम इसमें कुछ बेसिक चीज़ों को डिस्कस करेंगे जो कि जिसकी सहायता से हम आगे के जो भी पैरामीटर्स आएंगे इस चैप्टर से रिलेटेड वो सब आसान हो जाएंगे, ठीक है ना। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो अध्याय 3 है, जिसको एनसीईआरटी बुक में सरल रेखा में गति, मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है ना, के नाम से है। और ये जो सरल रेखा में गति है हम लोग एक पढ़ेंगे जो भौतिकी के एक बहुत ही पुरानी शाखा है, और जिसको हम लोग कहते हैं यांत्रिकी, यानी कि मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स क्या है? मैकेनिक्स जो भौतिकी की एक पुरानी शाखा है जिसमें हम वस्तुओं की स्थिति और गति संबंधी नियमों का अध्ययन करते हैं। उसकी स्थिति का और गति संबंधी नियमों का अध्ययन किया जाता है। और इससे रिलेटेड हमारे 3 शाखाएं होती। यांत्रिकी जो भौतिकी की बहुत पुरानी शाखा है, जिसका आप जनक कह लीजिए तो वो गैलीलियो हैं। और गैलीलियो ने ही इन सारी चीज़ों के बारे में बताया, बाद में न्यूटन आए। तो इसको हम लोग यांत्रिकी को गैलीलियो के नाम से भी जानते हैं, यांत्रिकी को न्यूटन के भी नाम से जानते हैं। तो इनकी 3 शाखाएं होती हैं, क्योंकि यांत्रिकी के संबंध में इन 2 वैज्ञानिकों का बहुत ज़्यादा योगदान है। पहली शाखा को हम कहते हैं स्थैतिकी, और इसको भी हम लोग आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। दृढ़ पिंड जो है नाम से चैप्टर होगा, स्टैटिक्स, यानी इस शाखा के अंतर्गत विराम अवस्था में स्थित वस्तुओं का अध्ययन किया जाएगा, यानी कि अध्ययन किया जाएगा लेकिन उनकी स्थिर अवस्था में। दूसरा आता है गतिकी। गतिकी या शुद्ध गतिकी कहने का मतलब है कि एक ही चीज़ है, इनको 2 भागों में बांट दिया गया। गतिकी मतलब इस शाखा के अंतर्गत वस्तु की गति का अध्ययन करते हैं और गति किस कारण से हो रही है, अर्थात बल का अध्ययन किया जाता है। तो डायनेमिक्स में हम इस शाखा के अंतर्गत वस्तु के गति तथा गति के कारणों सहित अध्ययन किया जाता है, यानी कि गति किस कारण से हो रही है उसका और उसके गति का दोनों का अध्ययन किया जाता है, तो उसको गतिकी कहते हैं, ठीक है ना। डायनेमिक्स कहते हैं अंग्रेजी में। हम जो पढ़ने वाले हैं वो यांत्रिकी की वो शाखा हम लोग आज इस चैप्टर में पढ़ेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं शुद्ध गतिकी, यानी कि काइनेमैटिक्स। काइन मतलब होता है गति और मैटिक्स का मतलब होता है गणित, यानी गति का गणित। तो हम शुद्ध गतिकी में हम लोग क्या करेंगे, वही पढ़ेंगे, यांत्रिकी की यही शाखा पढ़ेंगे। इसके बाद गतिकी पढ़ेंगे, इसके बाद स्थैतिकी पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इसमें क्या किया जाता है कि वो यांत्रिकी की वो शाखा है जिसमें हम वस्तुओं की गति का अध्ययन करते हैं, गति के कारण का नहीं। यानी गति किस कारण से हो रही है उस पर हमें ध्यान नहीं देना, सिर्फ गति का, प्योर गति का ही अध्ययन करना है, गति के कारणों का नहीं, अर्थात बल का अध्ययन नहीं करना है, बल्कि
गति का अध्ययन करना, इसीलिए इसका नाम पड़ा है शुद्ध गतिकी, यानी केवल सिर्फ गति का अध्ययन करना है। ठीक है ना। तो शुद्ध गतिकी के बारे में ज़्यादा योगदान जो है गैलीलियो का है। इसमें हम लोग जो पैरामीटर्स का अध्ययन करेंगे वो आएगा, जैसे आपका दूरी आएगा, विस्थापन आएगा, चाल आएगा, वेग, औसत चाल, तात्क्षणिक वेग, ये सारी चीज़ें, गति के समीकरण इसमें आएंगे, ये सारी चीज़ें आएगा। उनका मैथमेटिकल प्रूफ गति के समीकरणों का, ग्राफिकल प्रूफ गति के समीकरणों का, ये सारी चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप इसमें अध्ययन करेंगे। तो ये मैकेनिक्स के अंतर्गत ये तीनों शाखाएं आती हैं, स्थैतिकी, गतिकी, शुद्ध गतिकी, जिसमें आज हम लोग शुद्ध गतिकी के अंतर्गत ये वाला चैप्टर पढ़ेंगे, सरल रेखा में गति, अध्याय 3। आते है बात अब गति किसे कहते हैं। गति का हम लोग डिटेल में आगे खुद ही अध्ययन करेंगे। तो थोड़ा सा शॉर्ट में गति का मतलब है कि समय के सापेक्ष अगर कोई वस्तु अपनी स्थिति को बदल रही, समय के सापेक्ष अगर किसी वस्तु की स्थिति बदल रही है तो हम कहते हैं कि वो वस्तु गति में है। यानी समय के सापेक्ष वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को गति कहते हैं। और ये एक सापेक्ष पद है, यानी कि गति जो है क्या है, रिलेटिव टर्म है। यानी कि कोई वस्तु विराम अवस्था में है या गति अवस्था में, आप इसको एग्जैक्ट नहीं कह सकते कि नहीं कोई वस्तु विराम अवस्था में है कि कोई वस्तु गति अवस्था में है। आप इसको जो है एब्सोल्युटली नहीं, निरपेक्ष रूप से नहीं बता सकते। तो इसलिए जो गति है वो एक निरपेक्ष पद नहीं है, बल्कि एक सापेक्ष पद है। जैसे कि कोई वस्तु इस एक प्रेक्षक है, उसके नज़र में कोई वस्तु स्थिर है, तो वही दूसरे प्रेक्षक के नज़र में वस्तु गतिमान भी हो सकती है। जैसे आप उदाहरण के तौर पर अगर आप प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं, तो प्लेटफॉर्म पे आप खड़े हैं तो आप प्रेक्षक हैं, एक तरह से ऑब्जर्वर हैं। तो आपके हिसाब से जो प्लेटफॉर्म पे, मान लीजिए प्लेटफॉर्म ही है, वो क्या है, स्थिर है। आपके नज़र से आपने ऑब्जर्व किया कि प्लेटफॉर्म स्थिर है, लेकिन कोई प्रेक्षक, ट्रेन जो गुजर रही है, ट्रेन में बैठा हुआ प्रेक्षक के लिए वो प्लेटफॉर्म कैसा प्रतीत होगा, गतिमान। या प्लेटफॉर्म पे कोई पेड़ है, तो आप प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं तो आपकी दृष्टि से पेड़ स्थिर अवस्था में है, लेकिन अगर आप जा करके उस ट्रेन में बैठ जाएं तो आप उसी पेड़ को गतिमान देखेंगे। तो ये देखने वाले के ऊपर निर्भर करता है, यानी प्रेक्षक यानी कि ऑब्जर्वर के ऊपर निर्भर करता है कि वो वस्तु गति अवस्था में है कि विराम अवस्था में है। बस उसकी पोजीशन पे डिपेंड करता है कि वो देख कहाँ से रहा है। कभी उसे कोई वस्तु स्थिर नजर आती है और वही वस्तु कहीं अन्य जगह से देखा जाए तो वो गतिमान अवस्था में आती है। तो आप निरपेक्ष रूप से ये नहीं बता सकते हैं कि कोई गति में है वस्तु की स्थिर अवस्था में, गति में है या स्थिर अवस्था में है, आप निरपेक्ष रूप से नहीं बता सकते हैं। इसीलिए इसको सापेक्ष राशि बोला जाता है, सापेक्ष पद बोला जाता है। ठीक है ना। अब रही बात गति और पोजीशन को बताने की, तो कि कोई वस्तु की स्थिति बताना है, उसकी गति को बताना है, उसकी स्थिर अवस्था को बताना है, तो हमें एक प्रेक्षक की ज़रूरत होती है। प्रेक्षक के साथ साथ हमें एक निर्देश तंत्र की ज़रूरत होती है, रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस की ज़रूरत होती है। इन दो चीज़ों के ही सहायता से हम किसी वस्तु की स्थिति, उसके गति की स्थिति, उसके विराम अवस्था की स्थिति को ही डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो हमें दो चीज़ चाहिए होती, एक निर्देश तंत्र और एक ऑब्जर्वर, यानी एक प्रेक्षक और एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी निर्देश तंत्र। तो आगे हम लोग इसी बारे में बात करेंगे कि निर्देश तंत्र क्या होता है और किस क्या आवश्यकता होती है। ठीक है ना। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं बिंदुवत वस्तु। बिंदुवत वस्तु किसको माना जाता है? बिंदुवत वस्तु यानी कि पॉइंट। तो पॉइंट वो होता है जिसकी एरिया 0 हो, यानी कि जिसका आकार नगण्य हो, या आप ये कह सकते हैं कि वस्तु की जो आकार होता है उसके द्वारा तय गई की दूरी के तुलना में नगण्य हो। क्या हो? नगण्य हो।
जैसे प्लेटफॉर्म रेलवे ट्रैक पे अगर कोई रेलगाड़ी जाती है तो बहुत लंबी दूरी तय करती है, तो उस दूरी के मुकाबले में रेलगाड़ी को हम लोग बिंदुवत वस्तु मान सकते हैं। उसी तरह से खेल के मैदान में अगर हम फुटबॉल खेलते हैं तो फुटबॉल बहुत दूरी तय करता है, तो जितनी दूरी तय करता है उसके मुकाबले में फुटबॉल गेंद को हम बिंदुवत वस्तु मान सकते हैं। यानी जब किसी गतिशील वस्तु का आकार उसके द्वारा तय की गई दूरी की तुलना में, यानी उसकी जो दूरी तय करती है, अब रेलगाड़ियाँ बहुत दूरी तय करती हैं, उन दूरी की तुलना में तो ये छोटा है, तो इनको बिंदुवत वस्तु माना जा सकता है। उसी तरह से खेल के मैदान में फुटबॉल जो होता है वो दूरी तय करता है, तो उस दूरी का अगर हम तुलना करें तो फुटबॉल बिंदुवत वस्तु के रूप में माना जा सकता है। यानी जिसका आकार नगण्य हो, जिसका क्षेत्रफल शून्य हो, उसको बिंदु बोला जाता है या बिंदुवत वस्तु बोला जाता है। ठीक है ना। यानी अगर कोई गेंद जो है क्रिकेट की गेंद बहुत तीव्र गति से फेंका जाए तो उसे हम बिंदुवत वस्तु मान सकते हैं। और लेकिन अगर कोई गेंद को ऐसा फेंका जाए कि वो चक्रण करते हुए जा रही हो, तो चक्रण करती हुई गेंद को हम बिंदुवत वस्तु नहीं मान सकते, क्योंकि कोई बिंदु जो पॉइंट होता है वो चक्रण नहीं कर सकता है। ठीक है ना। तो ये थी कुछ बेसिक बातें कि यांत्रिकी क्या है और यांत्रिकी के अंतर्गत हम किन किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं। इन सारी चीज़ों का हम अध्ययन करेंगे, लेकिन हम पहले अध्ययन करेंगे शुद्ध गति की, जिसको काइनेमेटिक्स बोला जाता है। इसमें हम सिर्फ गति का अध्ययन करेंगे, गति के कारण का अर्थात बल का नहीं। और उसी के अंतर्गत हमारा चैप्टर आता है सरल रेखा में गति। ठीक है ना। तो जो गति करने वाली वस्तु की स्थिति और गति है विराम अवस्था में है, उसके लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एक को हम लोग कहते हैं निर्देश तंत्र और एक को कहते हैं ऑब्जर्वर यानी कि प्रेक्षक। तो आइए हम पढ़ते हैं कि निर्देश तंत्र किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं निर्देश तंत्र। यानी कि किसी वस्तु या किसी कण की स्थिति तथा उसके गति का अध्ययन करने के लिए एक निर्देश तंत्र की आवश्यकता होती है, एक प्रेक्षक यानी कि ऑब्जर्वर की ज़रूरत होती है। तो दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, निर्देश तंत्र और एक ऑब्जर्वर, जिसको हम लोग संदर्भ बिंदु प्रेक्षक के नाम से जानते हैं। तो निर्देश तंत्र वो होता है जिसके सापेक्ष हम किसी वस्तु की स्थिति को प्रदर्शित करते हैं, उसकी गति को प्रदर्शित करते हैं कि वो वस्तु जो है स्थिर अवस्था में है कि गति अवस्था में है। हम उसी निकाय के सापेक्ष व्यक्त करते हैं, जिसको हम लोग निर्देश तंत्र कहते हैं। और जो प्रेक्षक होता है वो निर्देश तंत्र पर ही बैठा होता है। ठीक है ना। और समय नापने के लिए उसी निर्देश तंत्र पर हम एक घड़ी रख देते हैं। वो निर्देश तंत्र गतिमान भी हो सकता है और वो निर्देश तंत्र स्थिर भी हो सकता है। स्थिर निर्देश तंत्र और गतिमान निर्देश तंत्र। ठीक है ना। निर्देश तंत्र और प्रेक्षक होना बहुत ज़रूरी है। किसी कण के स्थिति को बताना, उसकी गति को बताना कि वो गति में है, विराम में है, कैसे। क्योंकि बिना निर्देश तंत्र के हम कोई वस्तु स्थिर है या गतिमान है ये कल्पना नहीं कर सकते। इसीलिए तो कहते हैं कि गति एक सापेक्ष पद है। ठीक है ना। तो पहले निर्देश तंत्र क्या है उसको देख लेते हैं। निर्देश तंत्र को अंग्रेजी में हम बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी कि ये निर्देशांकों का वह समूह या निकाय होता है जिसके सापेक्ष प्रेक्षक यानी ऑब्जर्वर किसी स्थिति या घटना की व्याख्या कर सकता है। तो ये निर्देशांकों का यानी कि निर्देशांकों का, जिसको हम लोग एक्स वाई जेड अक्ष कहते हैं, तो ये निर्देशांकों का समूह होता या निकाय होता जिसके सापेक्ष कोई प्रेक्षक जो है किसी स्थिति यानी किसी वस्तु की स्थिति यानी उसकी गति की स्थिति या किसी घटना की व्याख्या कर सकता है, जिसको हम लोग निर्देश तंत्र कहते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है ना। किसी कण की स्थिति तथा गति का अध्ययन करने के लिए सबसे सरल निर्देश तंत्र जो होता है वो कार्तीय निर्देश तंत्र होता है। हालांकि दो निर्देश तंत्र और होते हैं जिसको हम लोग बेलनाकार निर्देश तंत्र या पोलर निर्देश तंत्र भी कहते हैं। ठीक है ना। लेकिन सबसे सरल जो निर्देश तंत्र होता है जिसमें हम गति का बहुत आसानी से सरलता से अध्ययन करते हैं उसको हम लोग कहते हैं कार्टेशियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस या कार्तीय निर्देश तंत्र।
कार्तीय निर्देश तंत्र में क्या होता है कि इसमें 3 परस्पर लंबवत अक्ष होते हैं। देखिए यहाँ पर ये 3 अक्ष हैं, एक्स वाई जेड, 3 परस्पर लंबवत अक्ष होते हैं। ये तीनों एक दूसरे के लंबवत हैं, ठीक है ना। ये दोनों इस साइन बोर्ड के प्लेन में है और ये इसके लंबवत बाहर की ओर है, ठीक है ना। भले इसमें दिख रहा है लेकिन ये इसके लंबवत। तो कार्तीय निर्देश तंत्र में क्या होता है कि 3 परस्पर लंबवत अक्ष होते हैं जिन्हें क्रमशः एक्स वाई तथा जेड अक्ष कहते हैं। और इन अक्षों के कटान बिंदु को हम लोग मूल बिंदु O कहते हैं। ये तीनों का कटान बिंदु जो होता है इसी को हम लोग कहते हैं मूल बिंदु। और मूल बिंदु ही संदर्भ बिंदु या प्रेक्षक होता है, ठीक है ना। यह संदर्भ बिंदु होता है या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रेक्षक। प्रेक्षक जो है यहीं पर बैठ करके किसी घटना का अध्ययन करता है, ठीक है ना। किसी वस्तु के जो निर्देशांक होते हैं, अब जैसे हमें किसी पॉइंट की पोजीशन पता करना होता है इस प्लेन में, तो अगर यह निर्देशांक ना होता तो हम उसकी स्थिति नहीं बता पाते कि उसकी स्थिति प्लेन में कहाँ है। तो इसके लिए एक निर्देश तंत्र चुनते हैं, वही है हमने ये चुना हुआ है। और इसके सहायता से ये पॉइंट जो P है इसकी स्थिति का हम लोग पता कर सकते हैं, ठीक है ना। तो किसी वस्तु के जो निर्देशांक होते हैं, जैसे इस पॉइंट स्थिति के निर्देशांक x, y, z हैं, तो ये निकाय के सापेक्ष वस्तु की स्थिति को प्रदर्शित करते हैं। ये वस्तु की स्थिति को इसलिए प्रदर्शित करते हैं, ये इससे आप पता चल गया कि हम मूल बिंदु से x एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट चले और y एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट और z एक्सिस पे z कोऑर्डिनेट चले, तो हमें इसकी स्थिति पता चल गई कि ये स्पेस में इतनी दूरी पर है। यानी मूल बिंदु से x दूरी, मूल बिंदु से x एक्सिस पे वो x दूरी पर है, y एक्सिस पर वो y दूरी पर है और z एक्सिस पर वो z दूरी है। इससे इसकी पोजीशन पता चल जाती है। अगर हम z एक्सिस की बात ना करें, केवल 2 एक्सिस की बात करें और इसकी पोजीशन पता करनी हो, यानी इसके कोऑर्डिनेट पता करना हो, तो ये हम रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं मूल बिंदु यानी हमारा प्रेक्षक, और यहाँ से ही इसकी स्थिति का पता लगाएंगे। तो हमें यहाँ तक पहुँचना है, पहले हम यहाँ चलेंगे और फिर यहाँ चलेंगे। अगर इसको हम लोग x मानते हैं और इसको y कोऑर्डिनेट मानते हैं, तो इसका जो निर्देशांक हो गया, पोजीशन हो गया वो xy। यानी हमको यहाँ जाना है तो इतनी दूरी इधर और इतनी दूरी यहाँ चल करके यहाँ पहुँच सकते हैं। और हम लोग डायरेक्ट भी यहाँ पहुंच सकते हैं, ठीक है ना। तो डायरेक्ट भी पहुंच सकते हैं, तो इसकी स्थिति हम लोग ऐसे भी बता सकते हैं और डायरेक्ट भी बता सकते हैं कि यहाँ से ये कितनी दूर है। तो आप ये 90 डिग्री का कोण बनता है, एक समकोण त्रिभुज बनता है, तो पाइथागोरस की प्रमेय से आप ये दूरी निकाल सकते हैं और बता सकते हैं कि ये मूल बिंदु से इतनी दूरी पर है, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है आपको एक निर्देश तंत्र की आवश्यकता जरूर होती है किसी कण की स्थिति और उसकी गति का अध्ययन करने के लिए। ये कण स्थिर अवस्था में है, हो सकता है गति अवस्था में हो सकता, और गति अवस्था में होने के लिए कभी कभी ये होता है कि केवल x डायरेक्शन में गति कर रहा है, या कभी कभी x y प्लेन में गति कर रहा है, या कभी कभी होता है कि तीनों x y z x अक्ष यानी जो निर्देशांक है तीनों परिवर्तित हो रहे हैं। यानी कि उसको आकाश में अगर गति हो रही है, कोई चिड़िया आकाश में उड़ रही है, तो वहाँ पे x एक्सिस y और z एक्सिस तीनों में गति हो रही होती है, क्योंकि वो x एक्सिस में भी जाता है, मतलब ऐसे चल रहा है, उड़ रहा है, तो y एक्सिस में भी जा रहा है, फिर घूम गया, है ना, तो z एक्सिस में भी जा रहा है, यानी तीनों डायरेक्शन में जा रहा है। तो अगर तीनों डायरेक्शन में गति हो रही है तो इसका मतलब है कि वो स्पेस में गति हो रही है। अगर किसी प्लेन में जा रहा है, अगर केवल x और y निर्देशांक प्रभावित हो रहे हैं, इसका मतलब वो प्लेन में जा रहा है, मतलब एक प्लेन में गति हो रही है, एक समतल में गति हो रही है, जिसका उदाहरण वृत्तीय गति है, आपका जो है प्रक्षेप गति आएगा, प्रोजेक्टाइल मोशन है, वो केवल इसी में भ्रमण करेगा। जैसे ये हमारा साइन बोर्ड है, इसी में अगर कोई चीज मूव कर रहा है तो वो 2 ही डायरेक्शन में अपनी पोजीशन बदल सकता है, या तो इधर या तो इधर, ठीक है ना। और या अगर खाली x कोऑर्डिनेट बदल रहा है, एक एक्सिस बदल रही है, तो इसका मतलब वो सरल रेखा में गति कर रहा है।
तो सरल रेखा में गति करने का मतलब है कि जैसे कोई गेंद गुरुत्व के अंतर्गत ऊर्ध्वाधर ऊपर से नीचे गिरती है, या कोई चीज़ हम ऊपर से नीचे से ऊपर फेंकते हैं, या कोई कीड़ा है एक तार के अनुदिश गति कर रहा है, या कोई गाड़ी है एक सरल रेखा में गति कर रहा है, तो वो उसको हम लोग एक विमी गति कर रहे हैं। जब एक्स वाई कोऑर्डिनेट परिवर्तित हो रहे हैं निर्देशांक, तब उसको द्विविमी गति बोलेंगे। अगर एक्स वाई जेड निर्देशांक तीनों परिवर्तित हो रहे हैं तो उसको एक स्पेस में त्रिविमी गति बोलेंगे। अगर कोई एक्स कोऑर्डिनेट यानी कि एक्स निर्देशांक बदल रहा है तो उसको एक विमी गति कहेंगे। तो अभी हम लोग उसी का आगे अध्ययन हम लोग करेंगे, ठीक है ना। तो ये हम लोगों ने पढ़ा निर्देश तंत्र। निर्देश तंत्र क्या होता है? किसी वस्तु की या कण की गति या स्थिति का अध्ययन करने के लिए हमें इसकी ज़रूरत होती है, साथ में हमको एक प्रेक्षक की ज़रूरत होती है। तो हम सबसे सरल निर्देश तंत्र जो होता है वो कार्तीय निर्देश तंत्र होता है, जिसमें 3 एक्सिस होती हैं परस्पर लंबवत, और उनके कटान बिंदु को हम लोग मूल बिंदु कहते हैं, जिसको संदर्भ बिंदु कहते हैं, और प्रेक्षक यहीं पर होता है, और समय नापने के लिए यहीं पे एक घड़ी रख दी जाती है। यहाँ पे क्या रख दिया जाता है? घड़ी रख दिया जाता है। समय मापने के लिए निकाय में एक घड़ी रख दिया जाता है, ठीक है ना। अब इसी मूल बिंदु के सापेक्ष हम किसी कण की स्थिति भी पता कर सकते हैं, उसकी गति भी पता कर सकते हैं, ठीक है ना। तो निर्देश तंत्र गतिमान भी हो सकता है, निर्देश तंत्र स्थिर भी हो सकता है। अगर और प्रेक्षक जो है उसी पर होता है, तो कहने का मतलब प्रेक्षक गतिमान भी हो सकता है, प्रेक्षक स्थिर भी हो सकता है। प्रेक्षक की स्थितियां बदलने से एक ही वस्तु जो है कभी कभी गतिमान लगती है और कभी कभी क्या लगती है? स्थिर लगती है। तो इसीलिए गति एक सापेक्ष पद है, वो डिपेंड करता है कि वो प्रेक्षक उसको कहाँ से देख रहा है और कैसे देख रहा है। सपोज करिए कि जैसे आप प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, आप एक प्रेक्षक हैं। आप प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं तो आप प्रेक्षक हैं, तो आपका निर्देश तंत्र वहाँ पे प्लेटफॉर्म है और आप स्थिर निर्देश तंत्र में हैं, तो आपके सापेक्ष बगल में स्थित एक पेड़ आपको स्थिर अवस्था में दिखेगा। लेकिन सपोज करिए कि आप जाकर के ट्रेन में बैठ गए, तो आप एक गतिमान निर्देश तंत्र में हैं, यानी आपकी स्थिति बदल गई। अब आप उसी पेड़ को जो स्थिर अवस्था में दिख रहा था, अब वही पेड़ गतिमान अवस्था में आप दिखेगा। तो कोई वस्तु स्थिर अवस्था या गतिमान अवस्था में वो दिखती है, तो वो प्रेक्षक की स्थिति पर डिपेंड करता है कि प्रेक्षक उसे स्थिर निर्देश तंत्र से देख रहा है या गतिमान निर्देश तंत्र से देख रहा है। वो प्रेक्षक के देखने की स्थिति पर निर्भर करता है कि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है या गतिमान है। एक ही प्रेक्षक को अलग अलग स्थिति से देखने पर एक ही चीज गतिमान और स्थिर दोनों दिखाई देती। अब व्यक्ति जब प्लेटफॉर्म पे था तो वही पेड़ स्थिर दिख रहा था, और वही व्यक्ति जब ट्रेन में चला गया तो वही पेड़ गतिमान में दिख रहा है, ठीक है ना। तो आप जो है ये एब्सोल्युटली यानी निरपेक्ष रूप से नहीं कह सकते कि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है या गतिमान अवस्था में है। इसीलिए गति जो है एक सापेक्ष यानी कि रिलेटिव टर्म होता है, ठीक है ना। अब आइए इस निर्देश तंत्र के बाद हम वस्तु की स्थिर अवस्था और विराम अवस्था की संकल्पना यानी कि कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं कि कब उसे हम विराम अवस्था में बोलेंगे और कब उसे गति अवस्था में बोलेंगे। फिर इसके हिसाब से हम गति के प्रकार पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अब हम समझते हैं कि कब वस्तु विराम अवस्था में कही जाती है और कब कोई वस्तु गति अवस्था में कही जाती है, ठीक है ना। तो अभी हमने आगे पीछे पढ़ा है कि किसी वस्तु की स्थिति और गति की अवस्था को प्रदर्शित करने के लिए हमें दो चीज चाहिए, निर्देश तंत्र और प्रेक्षक। और निर्देश तंत्र पर एक रखी हुई घड़ी, यानी हमें समय के सापेक्ष देखना है कि समय बीत रहा है तो वस्तु जो है निर्देश तंत्र के सापेक्ष एक ही जगह स्थित है या उसकी स्थिति परिवर्तित हो रही है, ठीक है ना। तो हम अभी पढ़ेंगे कि वस्तु की विराम अवस्था कब कहलाती है और वस्तु की गति अवस्था कब कहलाती है, ठीक है ना। तो वस्तु की विराम अवस्था तब कहलाती है कि जब किसी वस्तु की स्थिति में किसी निर्देश तंत्र तथा समय के सापेक्ष निर्देश तंत्र तथा समय के सापेक्ष परिवर्तन नहीं हो तो वस्तु विराम अवस्था में कहलाती है। यानी अगर कोई वस्तु की स्थिति में कोई निर्देश तंत्र के सापेक्ष समय के सापेक्ष
प्रेक्षक के सापेक्ष, यानी निर्देश तंत्र ही एक प्रेक्षक का काम करता है। यानी कि प्रेक्षक कहाँ पे होता है? निर्देश तंत्र पे होता है। और घड़ी कहाँ होती है? वहीं पर होती है। तो निर्देश तंत्र के सापेक्ष और समय के सापेक्ष अगर किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन नहीं हो रहा है तो हम बोलेंगे कि वस्तु विराम अवस्था में है। ठीक है ना? क्या बोलेंगे? वस्तु विराम अवस्था में। वस्तु की गति अवस्था में क्या होता है कि जब किसी वस्तु की स्थिति में निर्देश तंत्र तथा समय के सापेक्ष, यानी कि प्रेक्षक और समय के सापेक्ष, यानी निर्देश तंत्र या समय के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है, तब वस्तु गति अवस्था में कहलाती है। तब वस्तु क्या कहलाती है? गति अवस्था में कहलाती है। जैसे कोई हम अगर मान लीजिए कि हम एक निर्देश तंत्र प्रेक्षक हैं, जमीन में खड़े हैं, तो जमीन पर जितने भी पेड़ पौधे हैं वो सब हमें क्या लगेंगे? स्थिर अवस्था में, क्योंकि हम देखेंगे कि समय के साथ वो अपने ही पोजीशन पे बने हुए हैं, तो इसीलिए हम कहेंगे कि वो क्या है? स्थिर अवस्था में है। वस्तु की गति अवस्था में, तो गति अवस्था में क्या है कि हम अगर कहीं पृथ्वी पे खड़े होकर के अगर हम किसी गाड़ी को या रेलगाड़ी को या किसी चीज को अगर हम प्रेक्षित करते हैं, देखते हैं, तो हम देख रहे होते हैं कि हम जो है समय के सापेक्ष हम देख रहे होते हैं कि वो अपनी स्थिति को क्या है? बदल रही है, यानी यहाँ से वहाँ जा रही है, तो हम ये बोलेंगे कि वो गति अवस्था में। अगर हमारे साथ समय के साथ वही पड़ी रहे तो हम उसको स्थिर अवस्था में बोलेंगे, लेकिन अगर वो अपनी पोजीशन को बदल करके यहाँ से वहाँ चली गई समय के साथ सापेक्ष, तो हम बोलेंगे कि वो गति अवस्था में है। ठीक है ना? और सामान्य क्रियाकलापों में हम जैसे कि जो भी हम इस चैप्टर में जो भी स्थिति के बारे में हम पढ़ेंगे, तो हम जो है एक निर्देश तंत्र के रूप में कभी जो पृथ्वी को होता है वो हम लोग निर्देश तंत्र के रूप में प्रयोग करेंगे और उसे स्थिर मान करके चलेंगे। हालांकि पृथ्वी भी गतिशील होती है। ठीक है ना? पृथ्वी क्या होती है? गतिशील होती है, लेकिन हम कुछ चीज़ों को डिफाइन करने के लिए पृथ्वी को एक निर्देश तंत्र के रूप में और स्थिर अवस्था में मान के चलेंगे। ठीक है ना? तो वस्तु की गति अवस्था वो हो गई कि जब वस्तु की स्थिति में किसी निर्देश तंत्र यानी प्रेक्षक तथा समय के सापेक्ष परिवर्तन होता है, तब वस्तु गति अवस्था में कहलाती है। अब हम निर्देश तंत्र के संदर्भ में, यानी कि अगर हम कोऑर्डिनेट के संदर्भ में, निर्देशांकों के संदर्भ में अगर हम वस्तु के विराम और गति अवस्था की बात करें, तो हम ये बोलेंगे कि यदि किसी निर्देश तंत्र के सापेक्ष किसी वस्तु को एक या अधिक निर्देशांक, यानी अगर हम निर्देशांकों के टर्म में अगर इसी चीज को क्लियर करना चाहें, तो निर्देश तंत्र के सापेक्ष किसी वस्तु का एक या एक से अधिक निर्देशांक, यानी एक्स वाई जेड में से तीनों या कोई एक समय के सापेक्ष अगर बदल रहा है, यानी उस वस्तु का एक निर्देशांक होता है। अगर प्लेन में है तो उसके दो निर्देशांक होंगे एक्स वाई, अगर स्पेस में है तो उसके तीन निर्देशांक होंगे एक्स वाई जेड। तो अगर किसी निर्देश तंत्र के सापेक्ष अगर किसी वस्तु का निर्देशांक एक निर्देशांक या तीनों निर्देशांक अगर समय के साथ बदल रहा है, तो हम बोलेंगे कि वस्तु गति अवस्था में है। अगर कोई निर्देशांक नहीं बदल रहा है, एक्स वाई जेड में से कोई निर्देशांक चेंज नहीं हो रहा है, तो हम बोलेंगे कि वस्तु विराम अवस्था में है। अगर वस्तु का निर्देशांक चेंज हो रहा है तो हम बोलेंगे गति अवस्था में है। अगर उस वस्तु का निर्देशांक निर्देश तंत्र के सापेक्ष समय के सापेक्ष नहीं बदल रहा है, तो हम बोलेंगे कि वो स्थिर अवस्था में है। तो निर्देश तंत्र के संदर्भ में यदि किसी निर्देश तंत्र के सापेक्ष किसी वस्तु के एक या अधिक निर्देशांक यानी एक्स वाई जेड समय के सापेक्ष बदल रहे हैं, तो वस्तु गतिशील अवस्था में होती है, जबकि वस्तु के निर्देशांक अपरिवर्तित रहने पर वस्तु विराम अवस्था में होती है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे बीमी आधार पे वस्तु की गति कितने प्रकार की होती है, और हम पढ़ेंगे कण के गति के यानी वस्तु के गति के प्रकृति के आधार पर वस्तु गति कितनी प्रकार की होती है। कण की गति की प्रकृति यानी कौन कौन सी गति करता है उसके आधार पर, और बीमी आधार पर जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं बीमी आधार पर गति कितनी प्रकार की होती है। तो बीमी आधार पर गति तीन प्रकार की होती है, जिसको हम लोग एक बीमी, द्विबीमी, त्रिबीमी कहते हैं। एक बीमी, द्विबीमी, त्रिबीमी कहते हैं। तो देखिए यहीं पे हम बता देते हैं, बाकी कण के गति के बारे में प्रकृति के बारे में आगे पढ़ते हैं।
तो बीमा के आधार पे 3 तरह का होता है, जिसको हम लोग बोलेंगे एक बीमी, और दूसरा बोलेंगे द्विबीमी, और तीसरा बोलेंगे त्रिबीमी, है ना, त्रिबीमी। ये 3 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 1 डायमेंशनल, एक बीमी, द्विबीमी, त्रिबीमी गति, ठीक है ना। तो ये बीमा के आधार पे अभी हमने बात किया कि किसी निर्देश तंत्र के सापेक्ष किसी वस्तु का अगर एक निर्देशांक चेंज हो रहा है, 2 भाषाएं बोलेंगे कि अगर कोई वस्तु एक सरल रेखा में, एक सीधी रेखा में गति करती है तो हम उसे एक बीमी गति कहते हैं। अगर कोई वस्तु एक सरल रेखा में, एक सीधी रेखा में गति करती है तो उसे हम लोग एक बीमी गति कहते हैं। अगर निर्देशांक के पद में बोलें तो किसी वस्तु की स्थिति जो है निर्देश तंत्र के सापेक्ष किसी वस्तु का अगर केवल एक निर्देशांक चेंज हो रहा है, एक्स वाई जेड में से कोई एक निर्देशांक समय के साथ चेंज हो रहा है, तब हम उसे कहेंगे एक विमीय गति। जो गुरुत्व के अंतर्गत गति होती है, या ये मान लीजिए कि कोई गाड़ी है वो एक सरल रेखा में, सीधी रेखा में जा रही है, या एक तार पर किसी कीड़े की गति, वो एक विमीय गति होती है। अब आते हैं बात द्विविमीय गति, तो ये एक प्लेन में होती है, यानी कि वहां पे किसी वस्तु के 2 निर्देशांक परिवर्तित होते हैं, एक्स वाई या वाई जेड या जेड एक्स। यानी कि समय के सापेक्ष अगर किसी वस्तु के 2 निर्देशांक में परिवर्तन हो रहा होता है तो उसे हम द्विविमीय गति कहते हैं। यानी किसी निर्देश तंत्र के सापेक्ष किसी वस्तु के कोई 2 निर्देशांक एक्स वाई या वाई जेड या जेड एक्स समय के सापेक्ष बदल रहे होते हैं, तब हम उसे द्विविमीय गति कहते हैं, यानी कि दुविमा। जैसे एक प्लेन में, एक समतल में गति, जैसे एक साइन बोर्ड पर गति, तो ये कोई अगर कीड़ा है, अगर इस ब्लैक बोर्ड साइन बोर्ड पर गति कर रहा है तो उसके 2 ही निर्देशांक बदलेंगे, या तो वो एक्स डायरेक्शन में जाएगा या तो वाई डायरेक्शन में। अगर बीच में कहीं जा रहा है, जैसे इस तरह से जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो इसका मतलब है कि ऐसे जाने का मतलब है कि कुछ दूरी ये इधर भी चल रहा है, कुछ दूरी ऊपर भी जा रहा है, तभी तो ये बीच में जा रहा है। तो वहां पर देखेंगे एक्स और वाई, जैसे ये है और ऐसे जा रहा है, तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे अगर है तो इतना दूर इधर चला और इतना दूर इधर चला, तभी तो यहाँ पहुंचा। तो यानी कि वाई निर्देशांक भी बदल रहा है, एक्स निर्देशांक बदल रहा है। तो जब 2 निर्देशांक बदल रहे होते हैं तो इसे द्विविमीय गति कहते हैं, और ऐसी गति एक समतल में होती है। इसके उदाहरण हैं प्रक्षेप गति, वृत्तीय गति, प्रक्षेप गति और वृत्तीय गति। तीसरा है त्रिविमीय गति। त्रिविमीय गति मतलब है कि स्पेस में गति, यानी आकाश में गति, जैसे आकाश में उड़ते हुए पक्षी, ठीक है ना, आकाश में उड़ता हुआ पक्षी। देखिए द्विविमीय गति प्लेन में, यानी कि किसी प्लेन में चलता हुआ कीड़ा, किसी प्लेन में फुटबॉल की गेंद भाग रही है, तो वो द्विविमीय गति है, ठीक है ना। और रही बात त्रिविमीय, मतलब ये स्पेस में यानी अंतरिक्ष में जो गति होती है, जैसे अंतरिक्ष में पक्षी का उड़ना, हवाई जहाज का उड़ना, यानी कि तीनों डायमेंशन जब परिवर्तित होती हैं। यानी कहने का मतलब है कि निर्देश तंत्र के सापेक्ष किसी वस्तु के तीनों निर्देशांक एक्स वाई जेड अगर समय के सापेक्ष बदल रहे होते हैं, तब उसे हम लोग कहते हैं त्रिविमीय गति, यानी तीनों विमाओं में गति हो रही है। तो तीनों विमाओं में गति होने का मतलब है कि उसका एक्स वाई जेड निर्देशांक तीनों बदलता है, तो ऐसी गति को त्रिविमीय गति होते हैं। जैसे आकाश में उड़ता हुआ हवाई जहाज, आकाश में उड़ती हुई पंछी, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है कि वो स्पेस में होता है, तो वहाँ पे एक्स वाई जेड तीनों निर्देशांक चेंज होते हैं, ठीक है ना। वहाँ पे वो मतलब तीनों यानी ऊंचाई पर भी जाता है, आगे भी जाता है, इधर उधर भी जाता है। तो कहने का मतलब होता है कि तीनों निर्देशांक वहाँ पे बदल रहे होते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से बीमा के आधार पे 3 प्रकार की गति होती है, एक विमीय, द्विविमीय, त्रिविमीय होती है। अब आइए हम लास्ट में पढ़ते हैं, इसके बाद ये वीडियो लेक्चर समाप्त करेंगे और रियलिटी में हम लोग आगे अब पढ़ेंगे
कि जो शुद्ध गतिकी के जो पैरामीटर्स हैं वो क्या क्या हैं, जैसे विस्थापन है, दूरी है, में अंतर है, फिर आपके बाद चाल है, वेग है, त्वरण है, गति के तीनों समीकरण है, उनका निगमन है, ग्राफिक विधि है, मैथमेटिकल विधि, यही चीज़ें इनमें हम लोग पढ़ेंगे। तो ये कण के गति की प्रकृति, यानी कि कण कौन कौन सी गति कर सकता है उस प्रकृति के हिसाब से, निर्देशांक के हिसाब से नहीं, प्रकृति के हिसाब से, तो उसको हम लोग बोलते हैं एक सरल रेखा में गति, रेक्टिलिनियर मोशन होता है। दूसरा हो सकता है उसका घूर्णन गति, तीसरा हो सकता है कंपनिंग गति, जिसको हम लोग दोलन गति कहते हैं। ठीक है, हम पढ़ते हैं कण की गति के प्रकृति के आधार पर कितने प्रकार की होती है, जिसको हम लोग आने वाले चैप्टरों में हम लोग स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। जैसे स्थानांतरी गति वाले हैं तो हम इसी चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स में। इसके बाद घूर्णन गति आएगा तो रोटेशनल मोशन है, जो दृढ़ पिंड वाला एक चैप्टर आगे आएगा, उसमें हम लोग पढ़ेंगे। दोलन या कंपनिंग गति, सरल आवर्त गति जो वाला चैप्टर है उसमें हम लोग पढ़ेंगे। तो कण के प्रकृति के आधार पर 3 प्रकार की गतियां होती है। एक को कहते हैं स्थानांतरी गति, जिसको ट्रांसलेशनल मोशन कहते हैं, दूसरा घूर्णन रोटेशनल मोशन, तीसरा दोलन या कंपन गति, जिसको ऑसिलेटरी या वाइब्रेशनल मोशन के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। तो स्थानांतरी गति का मतलब होता है एक सरल रेखा में गति, ट्रांसलेशनल मोशन कहते हैं कि जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में गति करती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसलेशनल मोशन, मतलब एक सीधी रेखा में जाना। ठीक है ना, कि जब गति करता हुआ कण किसी निर्देश तंत्र के सापेक्ष एक निश्चित स्थिति से दूसरे स्थिति पर स्थानांतरित होता है तब कण की गति स्थानांतरी गति कहलाती है। यानी एक स्थिति से दूसरी स्थिति पे सीधे जाना तो स्थानांतरी गति कहलाती है। जैसे सीधी सड़क पर कोई भी वाहन की गति निश्चित ऊंचाई से गिर रही वस्तु की ऊर्ध्व गति, यानी गुरुत्व के अंतर्गत कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिरती है तो उसको स्थानांतरी गति कहते हैं, क्योंकि एक सीधी रेखा में गति होती है। दूसरा है घूर्णन गति। घूर्णन गति देखिए, स्थानांतरी गति जो होती है उसमें हम लोग जैसे निर्देश तंत्र के सापेक्ष होती है, वो देखा जाएगा कि वो सीधे जा रही है कि घूम के जा रही है, कैसे जा रही है। तो सीधी रेखा में जाएगी तो हम स्थानांतरी गति कहते हैं। घूर्णन गति है, घूर्णन गति वाला चैप्टर आगे हम लोग दृढ़ पिंड के नाम से है, उसको हम लोग पढ़ेंगे रिजिड बॉडी में। और ये जो है स्टैटिक्स में अंतर्गत आएगा, जिसमें कण की स्थिर अवस्था में अध्ययन किया जाएगा। तो जब कोई दृढ़ पिंड किसी स्थिर अक्ष, यानी जब कोई कण जो है दृढ़ पिंड जो है किसी स्थिर अक्ष नहीं बदलना चाहिए, अक्ष के चारों लगातार घूम रहा हो, तब उसे हम लोग घूर्णन गति कहते हैं। जब कोई दृढ़ पिंड किसी स्थिर अक्ष के परितः घूर्णन करता है तब पिंड की गति घूर्णन गति कहलाती है। जैसे आप पंखे की गति देख रहे होंगे, कुम्हार के चाक की गति, कुम्हार चाक चलाता है ना, तो अक्ष थोड़ी बदलता है, उसके चारों ओर वो पिंड घूम रहा होता है। पंखा है, पंखा जिसे लटकाया गया वो नहीं बदलता, वो अक्ष उस अक्ष के चारों ओर घूम रहा होता है। इस तरह की गति को हम लोग घूर्णन गति कहते हैं। ठीक है ना। दोलन या कंपन गति, तो दोलन या कंपन गति में आप घड़ी का पेंडुलम देखते होंगे कि वो इधर उधर जाता है। झूले की गति देखते होंगे, झूले की गति या कोई स्प्रिंग से कोई द्रव्यमान जुड़ा है तो उसकी गति, तो उसे हम लोग कंपन या दोलन गति कहते हैं। यानी कि जब कोई कण अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर, यानी उसकी एक मीन पोजीशन होती है, माध्य स्थिति के इधर उधर एक निश्चित समयांतराल में अपनी गति को दोहराता है, यानी कि अपनी गति को निश्चित समयांतराल में दोहराता है, तब कण की गति को दोलन या कंपन गति कहलाती है। जैसे घड़ी के लोलक की गति, पेंडुलम की गति, स्प्रिंग से जुड़े द्रव्यमान की गति, झूले की गति भी इसमें आ सकती है, झूले की गति। अब क्या होता है, घड़ी का पेंडुलम जो होता है ये मीन पोजीशन इसकी यही होती है। ठीक है ना। अब एक निश्चित समयांतराल में अपनी गति को दोहराता है, यानी कि यहाँ जाता है, फिर वापस यहाँ आता है, फिर इधर जाता है, फिर यहाँ पर आता है, इधर जाता है, यानी ऐसे। ये हो गई मीन पोजीशन। मीन पोजीशन के इधर उधर एक निश्चित समयांतराल में अपनी गति को दोहराता है। उस निश्चित समयांतराल को हम लोग इसका आवर्तकाल कहते हैं,
क्योंकि उसी समय में ये एक चक्कर पूरा करता है। ऐसे ऐसे झूले की गति भी ऐसे ऐसे होती है। घड़ी का पेंडुलम, पहले उसी तरह की घड़ी आती थी, अब तो डिजिटल आ गई, सुई वाली घड़ी आ गई। सुई वाली घड़ी में ये लगा रहता था कि घड़ी का पेंडुलम इधर उधर, जो दीवार घड़ी होती है, इधर उधर चलता है, एक बार इधर जाता है, एक बार इधर जाता है। ठीक है ना। तो ये उसके उदाहरण हैं, और इन तीनों के बारे में हम लोग अलग अलग चैप्टरों में डिटेल में अध्ययन करेंगे। ठीक है ना। फिलहाल हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसको हम लोग बोलेंगे काइनेमेटिक, यानी कि शुद्ध गतिकी, जिसमें हम लोग दूरी, विस्थापन, वेग, त्वरण, औसत चाल, औसत वेग, यही सारी चीज़ें पढ़ेंगे। गति के समीकरण पढ़ेंगे और उसका डेरिवेशन करेंगे। ग्राफिकल मेथड पढ़ेंगे, ग्राफिक विधि से उसका डेरिवेशन करेंगे। ये हमारे शुद्ध गतिकी के पैरामीटर हैं। तो आज का वीडियो लेक्चर हम समाप्त करते हैं, और अगले वीडियो लेक्चर में हम शुरू करेंगे दूरी और विस्थापन, जो इसका पहला पैरामीटर है। दूरी और विस्थापन के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, उस पर आधारित जितने भी कॉन्सेप्ट के न्यूमेरिकल हैं सब न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक पढ़ाई करते रहें, पढ़ते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।